क्लियर आ रही है? अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी। सो बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट योरसेल्फ एज यू आर प्रमोटेड टू देयर नेक्स्ट लेवल। सो आज हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स। अब फर्स्ट ईयर का सिलेबस चूँकि 14 चैप्टर पे मुश्तमिल था, इसका 13 चैप्टर पे मुश्तमिल है। तो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर अगर देखा जाए तो इसका सिलेबस थोड़ा सा शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में 14 चैप्टर थे, इसमें 13 चैप्टर थे। लेकिन एक बात इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सेकेंड ईयर थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट से ताल्लुक़ रखती है। अगर आपको समझ आता है तो आप सारा बहुत आसान लगेगा आपको, नहीं तो अगर आप नहीं समझते तो ये आपके लिए फर्स्ट ईयर से भी मुश्किल हो जाता है। सो उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से इसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 इसलिए क्योंकि जो है 14 चैप्टर तो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो अब जो है हमने 15वां चैप्टर पढ़ना है। लेकिन सेकेंड ईयर के लिहाज से ये पहला चैप्टर है। तो होम्योस्टैसिस के बारे में आज इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैसिस का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले होम्योस्टैसिस को बयान करने से पहले अगर इसकी मैं हिस्ट्री बताऊँ आपको, बुक्स में नहीं लिखा होता हिस्ट्री के बारे में, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले स्टडी किसने किया। तो अगर हिस्ट्री की बात करूं मैं तो सबसे पहले क्लॉड बर्नार्ड एक फिजियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले होम्योस्टैसिस की टर्म को इस्तेमाल किया। होम्योस्टैसिस की टर्म को सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? क्लॉड बर्नार्ड ने। कब किया जी? 100 साल पहले, 100 ईयर्स अगो। 100 साल पहले क्लॉड बर्नार्ड ने होम्योस्टैसिस के लफ्ज़ को, जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे क्लॉड बर्नार्ड, उन्होंने क्या किया? इस्तेमाल किया। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस होती क्या है? तो सबसे पहले अगर इसके अल्फाज में से इसके वर्ड्स को, अल्फाज में से इसके मायने निकाले जाएं तो होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टैसिस का मतलब होता है कंडीशंस। तो होम्योस्टैसिस का लिटरल वर्ड में अगर जो है मीनिंग देखे जाएं तो वो क्या है? सेम कंडीशन। सो होम्योस्टैसिस हमारे पास क्या होती है? सेम कंडीशन। अब अगर इसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन की तरफ मूव करें, कोई भी आपके पास टर्म्स हैं, अगर कोई भी टर्म है तो उसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक उसकी लिटरल डेफिनेशन होती है, एक उसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन होती है। तो लिटरल डेफिनेशन जो थी उसमें हमने देखा होम्यो का मतलब है सेम और स्टैसिस का मतलब है कंडीशंस। अब हम अगर मूव करते हैं इसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन की तरफ, तो बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट की हिफाजत, इंटरनल इन्वायरमेंट का बचाव, फ्रॉम हार्म्स, उन नुकसानात से, ऑफ फ्लक्चुएशन, जो कि आते हैं तब्दीली की वजह से। फ्लक्चुएशन का मतलब है तब्दीली। ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बाहर के माहौल में। तो अंदर के माहौल को उन नुकसानात से बचाना कि जो बाहर के माहौल में तब्दीलियों की वजह से आते हैं, उसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। उसको क्या कहते हैं हम लोग? होम्योस्टैसिस। उसके बाद स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट की बात हुई चूँकि, तो इन्वायरमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। इन्वायरमेंट कितनी तरह के होते हैं? तो इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं। एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। एक हमारे पास इंटरनल है, एक क्या है? एक्सटर्नल। अब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, अब मेरे जो बाहर ये सारा माहौल है, इर्द गिर्द माहौल है, ये है मेरा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आप बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं, आपका जो आप बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द जो कमरे का माहौल है वो है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जबकि एक वो इन्वायरमेंट है जो हमारे जिस्म के अंदर चल रहा है, वो इन्वायरमेंट है इंटरनल इन्वायरमेंट। वो इन्वायरमेंट कौन सा है? इंटरनल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट में फ़र्क क्लियर हुआ। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। आउटसाइड द बॉडी,
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो बॉडी से आउटसाइड होता है। अगर मैं एक रूम में खड़ा लेक्चर दे रहा हूँ तो ये जो मेरे रूम का इन्वायरमेंट है ये है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उसके बाद इसमें जो फैक्टर्स आते हैं वो पहला फैक्टर है आपके पास टेम्परेचर। अब इस जो रूम है, इस क्लासरूम का टेम्परेचर क्या है, ये मेरा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर मैं देखूँ यहाँ पे एयर, हवा की कंसंट्रेशन क्या है, उसमें ह्यूमिडिटी क्या है, उसमें अगर हम लोग ज़्यादा डीप चले जाएं तो उसमें देखें कंपोजिशन क्या है गैसेस की, तो वो आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, क्योंकि वो मेरे बॉडी में नहीं है, वो बॉडी से बाहर है। अब अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो जिस्म है वो डिफरेंट तरह के एक सेल से शुरू होके एक ऑर्गेनिज्म तक हम लोग पहुँचे। तो अब सेल के बाद आपको पता है उसमें ऑर्गेनेल्स भी आ जाती हैं, उसमें ऑर्गन्स भी आ जाते हैं, टिश्यूज़ भी आ जाते हैं, ऑर्गन्स भी, ऑर्गन सिस्टम्स भी, और फिर आके क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में आपके बहुत से कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ द इन्वायरमेंट दैट इज़ लाई इनसाइड द बॉडी, जो कि बॉडी के अंदर होता है। अंदर वाले इन्वायरमेंट को इनसाइड कहते हैं। मेरे अंदर जो डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं वो है इंटरनल इन्वायरमेंट। उसके बाद इनसाइड द ब्लड। स्टूडेंट्स, ब्लड जो है वो बेसिक एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू किस तरह है, क्योंकि ये एक जिस्म के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से मिला रहा होता है। यहाँ से दिल से ब्लड को लेता है, दिमाग तक भी पहुँचाता है, पाँव तक भी पहुँचाता है। तो ये बेसिकली एक कनेक्ट कर रहा है दिल को ना। तो इनसाइड द ब्लड। अब ब्लड के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उन सारे रिएक्शंस को हम किस में स्टडी करेंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट में। उसके बाद इनसाइड द सेल्स। सेल्स के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं आपके पास, डिफरेंट तरह के रिएक्शंस हैं। जो भी माहौल चल रहा है, चाहे उसमें जो है आपके पास वाटर की अगर बात करें, वाटर की कंसंट्रेशन कम है, ज़्यादा है, जो भी अंदर माहौल है वो उसका है इंटरनल इन्वायरमेंट। सेल का, ब्लड का, बॉडी का, ये सारी चीज़ें बेसिकली बॉडी का ही पार्ट है। अब अगर मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूँ, लेट्स सपोज ये है एक हमारे पास सेल, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस। ये सेल है और ये उसका क्या अंदर न्यूक्लियस है। अब ये जो एरिया है सारा, ये है उसका साइटोप्लाज्म। तो ये सेल का जो इंटरनल है, ये सेल का इंटरनल है। इंटरनल मीन्स अंदर वाला हिस्सा है। और ये बाहर जो है वो क्या है, एक्सटर्नल। ये क्या है, एक्सटर्नल। तो स्टूडेंट्स, इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डिफरेंट किस तरह, सिर्फ एक मेम्ब्रेन की वजह से। और वो मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करती है, सेपरेट करती है। उसके बाद बात की जाए कि इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं हम लोग, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, होम्योस्टेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस कीप इंटरनल फ्लक्चुएशन कहते हैं तब्दीली को। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा तब्दीली जो है वो हमारे जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। कोई भी चीज़ हो, अगर आपकी सांस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर आपका ब्लड बहुत तेज़ी से पंप कर रहा है, हार्ट बहुत तेज़ी से पंप कर रहा है, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर आपका ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ गया, एक चेंज आ गया, उसमें तब्दीली आ गई है, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। कोई भी चीज़, अगर आपको यूरिनेशन ज़्यादा होती है, आपको पेशाब ज़्यादा आता है, वो भी हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो कोई भी चीज़ जो हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल से जब उसमें चेंज आता है, अब वो चेंज चाहे कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, वो दोनों ही हमारे लिए क्या हैं, नुकसानदेह हैं। सो बात करते हैं इंपॉर्टेंस की। होम्योस्टेसिस कीप इंटरनल फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज। बाहर के माहौल में जितना मर्जी चेंज आ जाए, इंटरनल इन्वायरमेंट को हमने नैरो रेंज में रखना है। नैरो का मतलब होता है छोटा सा, तंग, नैरो रेंज में रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा बॉडी का टेम्परेचर है 37, एक एवरेज टेम्परेचर ये 37 है। अब हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस तक चेंज हो जाता है। तो ये एक नैरो रेंज बन जाती है। 36 से 38 तक 2 पॉइंट का फ़र्क आ जाता है। अब चूँकि फिक्स चीज़ को हमेशा अचीव करना मुश्किल होता है। अगर आपको कहा जाए कि आपका एक टेस्ट है, पूरी बुक को जो है आपने स्टडी करके आना है, तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आपको एक टॉपिक, एक उसमें ऑप्शन दे दिया जाए, एक चॉइस दे दी जाए कि आपका सिर्फ होम्योस्टेसिस का टेस्ट होगा, तो वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, आप उसको आसानी से कर लेते हैं। तो सेम एज इट स्टूडेंट्स, ऑर्गन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, उनका भी यही हिसाब है। वो क्या करते हैं, फिक्स चीज़ को हासिल करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो जो
रेंज के अंदर चीज़ आ जाती है उसको हासिल करना आसान है। अब 37 अगर मैं आपसे पूछूं 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अचीव करना आसान है या 36 से लेकर 38 तक हासिल करना आसान है, तो आपका आंसर यही होगा 36 से 38। इसकी एग्जांपल मैं यूँ भी दे सकता हूँ आपको। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने सामने से एक निशाना लगाना है इस पॉइंट पे, तो ये निशाना लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज है, जहाँ भी आपका निशाना लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, आपका कबूल कर लिया जाएगा, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हर चीज़ दुनिया में, हर चीज़ जो है वो अपने लिए आसानी चाहती है। कोई बंदा, आप हैं, आप भी अपने लिए आसानी चाहते हैं, मैं हूँ, मैं अपने लिए आसानी चाहता हूँ, कोई भी पर्सन है वो अपने लिए आसानी चाहता है। तो सेम एज इट हमारा जिस्म भी, हमारे जिस्म डिफरेंट तरह के जो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल है, डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स पे मुश्तमिल है, तो वो भी क्या चाहते हैं, अपने लिए आसानी चाहते हैं। और उनको आसानी कौन दे सकता है, उनको आसानी आप दे सकते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को नैरो रेंज में रखता है। तो स्टूडेंट बात होगी कि फिक्स चीज़ को अचीव करना मुश्किल होता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको एक रेंज में ले जाते हैं, नैरो रेंज में। नैरो रेंज में एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, होम्योस्टेसिस कीप इंटरनल फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज। होम्योस्टेसिस जो है वो अंदर की तब्दीलियों को नैरो रेंज में रखती है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जितनी मर्जी चेंज आ जाए, लेकिन इंटरनल में क्या रहना है, नैरो रेंज। नैरो रेंज से अगर ज़्यादा होगी, नैरो रेंज से अगर वाइडर रेंज हो जाती है, तो वो हमारे जिस्म के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान। उसके बाद बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी बुक पे स्टूडेंट्स, येलो कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है, होम्योस्टेसिस कॉज एवोल्यूशन। बॉक्स में लिखा हुआ है, कलर डिफरेंट हो सकता है। होम्योस्टेसिस कॉज एवोल्यूशन, होम्योस्टेसिस एवोल्यूशन कॉज करती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एवोल्यूशन क्या होती है। एवोल्यूशन क्या होती है? तो एवोल्यूशन एक प्रोसेस है स्टूडेंट्स। एक चीज़ यहाँ से चली, लेट्स सपोज ये एक डॉट था, यहाँ से चला, आहिस्ता 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 डिफरेंट तरह की स्टेजेस को पार करके यहाँ तक पहुँच गया। अब एक इस डॉट में एक अंदर एरो भी लग गया, एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ आपको। तो इस फुल स्टॉप से लेके ये जो डिफरेंट स्टेप्स आए हैं और यहाँ एक बड़े डॉट तक का सफ़र जो है उसको कहते हैं एवोल्यूशन। तो सेम एज इट इंसानों के शुरू होने से लेके अब तक का जो सफ़र है, जो चेंज आए हैं इंसानों में, उसको कहते हैं एवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, पहले उम्र बहुत ज़्यादा, एज की बात की जाए तो एज बहुत ज़्यादा होती थी, एवरेज एज जो है वो 1000 ईयर तक भी रही। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ उसमें चेंज आना शुरू हुआ। वो चेंज किस वजह से आते हैं, वो इन्वायरमेंट की वजह से आ जाते हैं, वो आपकी फूड की वजह से आ सकते हैं। तो उसमें चेंज आना शुरू हुआ और अब एवरेज उम्र जो एज है पाकिस्तान में वो ऑलमोस्ट 58-55 ईयर्स है। तो ये क्या हुआ, एक चीज़ ज़्यादा चीज़ से होके चेंजेस आते गए उससे, और वो क्या होगी, अपनी नई स्टेज पे पहुंच गई। अब वो जो नई स्टेज पे पहुंची है उसको कहते हैं हम लोग एवोल्यूशन। तो होम्योस्टेसिस एवोल्यूशन का बायस बनती है। एवोल्यूशन का बायस बनती है किस तरह, होम्योस्टेसिस इज द सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। होम्योस्टेसिस जो होती है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक ज़रूरत है। होम्योस्टेसिस के बगैर कोई भी पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो होम्योस्टेसिस जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसको फंक्शनिंग करने के लिए, उसको काम करने के लिए एक सेंट्रल रिक्वायरमेंट है। सेंट्रल रिक्वायरमेंट मीन्स बुनियादी ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनिज्म ये है एक ऑर्गेनिज्म आपके पास। अब लेट्स सपोज ये रह रहा है 37 डिग्री सेल्सियस पे और यहाँ पे टेम्परेचर है हॉट। मतलब ये कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 37 से ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाएगा। ऊपर टेम्परेचर जब जाएगा, तो जब टेम्परेचर ऊपर जाता है, लेट्स सपोज 37 से हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, तो अब टेम्परेचर बढ़ गया है। अब होम्योस्टेसिस में हमने पढ़ा है कि इस ऑर्गेनिज्म ने अपने टेम्परेचर को क्या करना है, इंटरनल जो इन्वायरमेंट है इसका, उसको चेंज नहीं होने देना, उसको नैरो रेंज में रखना है। तो ये क्या करेगा, अपने अंदर कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग सिस्टम को क्या करेगा, ऑन कर देगा। अब जब कूलिंग सिस्टम ऑन होगा तो उसके नतीजे में अगर एक इंसान है तो उसको पसीना आएगा और उसके पसीने के जरिए एवेपोरेशन होगी और उसका टेम्परेचर दोबारा किस में आ जाएगा, 37 में। अब लेट्स सपोज ये ऑर्गेनिज्म जो है वो चला जाता है एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कूल, ठंडे इलाके में चला जाता है, गर्म इलाके से।
अब होगा क्या, अब टेम्परेचर जो है ठंडे इलाके में चला गया पर्सन, अब यहाँ पे 37 से टेम्परेचर बहुत कम है, लेट्स सपोज 25 डिग्री सेल्सियस है, तो अब यहाँ पे हमें कूलिंग इफेक्ट तो चाहिए नहीं। कूलिंग इफेक्ट किस वजह से होता है, कूलिंग के लिए, ठंडे के लिए, तो वो तब चाहिए होता है जब टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म को अपने आप को मेंटेन करने के लिए एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाना पड़ेगा, और वो कौन सा सिस्टम होगा, हीटिंग सिस्टम। हीटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाएगा। तो जब हीटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया तो ये क्या होगी, ये एवोल्यूशन होगी। मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म में वो चीज़ नहीं थी, लेकिन इन्वायरमेंट की वजह से उसमें क्या हुआ, एक नई चीज़ डेवलप हो गई, उसको कहते हैं होम्योस्टेसिस, उसको एवोल्यूशन कहते हैं। होम्योस्टेसिस कोस एवोल्यूशन। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर बात की जाए, एक इंसान रहता है नॉर्मल एरियाज़ में, मैदानी इलाकों में जिसे आप कहते हैं, अब वो अगर चला जाता है हिल स्टेशंस की तरफ, पहाड़ी इलाकों की तरफ, तो ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा क्या आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। ऑक्सीजन का जब बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा तो उसको शुरू में तो क्या होगा, उस ऑक्सीजन को पहाड़ों के ऊपर हासिल करने में ज़्यादा तेज़ी से सांस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उस इलाके में ज़्यादा देर रहता है तो वो क्या करेगा, उस जो ऑक्सीजन है उससे अडाप्टेड हो जाएगा, उसमें उसको अपने आप को उस ऑक्सीजन के मुताबिक रेगुलेट कर लेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि कंट्रोल सिस्टम की बात की मैंने, कूलिंग सिस्टम की बात की, हीटिंग सिस्टम की बात की। हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी हम लोग मैकेनिज़म्स हो रहे हैं, उन सब को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा था तो कूलिंग सिस्टम था, कूलिंग कंट्रोल सिस्टम था। अगर टेम्परेचर कम था तो टेम्परेचर को ज़्यादा करना था तो हम हीटिंग सिस्टम था। तो हर जितने भी मैकेनिज़म्स हो रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। उसके बाद बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम लोग सेम कंडीशन में रखना चाहते हैं, सेम कंडीशन में रखना चाहते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब ही है सेम कंडीशन। तो ऐसे कौन से अज्जा हैं हमारी बॉडी के, कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको हम लोग सेम कंडीशन में रखना चाहते हैं। द मोस्ट सस्केप्टिबल कंपोनेंट्स, सबसे ज़्यादा हसास, सस्केप्टिबल का मतलब क्या है, हसास। तो सबसे हसास जो कंपोनेंट हैं हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के, वो सबसे पहले है टेम्परेचर, उसके बाद है साल्ट और वाटर, उसके बाद है वेस्ट मटेरियल। वैसे तो बॉडी में किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो जाए वो हमारे लिए नुकसानदा है, लेकिन मैंने सबसे पहले बात की सस्केप्टिबल कंपोनेंट्स, मतलब कि जो हसास कंपोनेंट्स हैं, तो वो हमारे पास मेजर 4 हैं, टेम्परेचर, साल्ट एंड वाटर, वेस्ट मटेरियल्स। अब ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इनमें अगर चेंज आता है तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। तो इनको साल्ट वाटर कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस की, तो उसमें टेम्परेचर, साल्ट वाटर, वेस्ट मटेरियल्स आ जाते हैं। अब इन सब कंपोनेंट्स के अजाफा भी हमारे लिए नुकसानदेह है, इनकी कमी भी हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो कोई ना कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होगा जो इन कंपोनेंट्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो आइए देखते हैं उन मैकेनिज्म्स को जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। मैकेनिज्म्स फॉर होम्योस्टेसिस या मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। अब टेम्परेचर के लिए अलग से एक मैकेनिज्म है, साल्ट और वाटर के लिए अलग से मैकेनिज्म है, वेस्ट मटेरियल्स के लिए अलग से एक मैकेनिज्म है। तो थर्मो रेगुलेशन क्या है, सबसे पहले बात की जाए, थर्म का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर। तो थर्म हीट, रेगुलेशन रेगुलेट करना। तो हीट की रेगुलेशन को रेगुलेशन या मेंटेनेंस, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन। तो इसकी डेफिनेशन आपने यूं लिखनी है, द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस इन विच वी रेगुलेट, इन विच वी मेंटेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन। अब इसकी स्टूडेंट्स एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल, मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या है, 37। मैं जिस रूम में बैठा हूँ उसका टेम्परेचर क्या है, 25, एसी वाला रूम है। उसके बाद 25 से जब मैं जाता हूँ बाहर टेम्परेचर होता है 50। तो क्या होगा, एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज आया। अब मेरी बॉडी कहाँ से गई, ठंडे इलाके से गर्म इलाके की तरफ गई है। आप गर्म से ठंडे इलाके की तरफ का भी कह सकते हैं, ठंडे से गर्म इलाके, 25 से गए हैं हम लोग 50 तक गए हैं। तो 25 ठंडा इलाका है, 50 जो है वो गर्म इलाका है। अब जब 25 से 50 तक जाएंगे, इट्स मीन ठंडे इलाके से गर्म इलाके की तरफ जाएंगे, तो हमारा
जो सिस्टम है वो क्या होगा, चेंज होगा। और इसमें क्या होगा, एकदम से टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो इसमें क्या होगा, हमारा कौन सा सिस्टम ऑन होगा, दो सिस्टम्स मैंने आपको बताया यहाँ पे, एक कूलिंग सिस्टम है, एक हीटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो यहाँ पे हम कौन सा सिस्टम ऑन करेंगे, कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग। इससे क्या होगा, हमें पसीना आएगा और स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो इसमें बहुत रोल प्ले करते हैं। पसीना आने से क्या होगा, हमारे जो जिस्म की जितने भी नमकियात वगैरह हैं वो सारे क्या होंगे, लॉस होंगे, और इसके नतीजे में क्या होगा, हमें ठंडक फील होगी एवेपोरेशन से। उसके बाद बात की जाए अगर सेकंड मैकेनिज्म की, ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस अलग हैं, मैकेनिज्म्स ऑफ होम्योस्टेसिस अलग हैं, इसकी आपने हेडिंग्स बना लेने हैं। तो ओस्मो रेगुलेशन, तो सेकंड मैकेनिज्म जो है हमारे पास वो क्या है, ओस्मो रेगुलेशन। अब ओस्मो का मतलब होता है H2O, H2O का मतलब क्या है, वाटर। ओस्मो रेगुलेशन, वाटर और साल्ट की रेगुलेशन को हम लोग ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस इन विच वी मेंटेन वाटर एंड साल्ट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा सी भी साल्ट्स में, नमकियात में या पानी की कमी जो है वो आपको डिहाइड्रेशन का शिकार कर सकती है। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी की कमी हो सकती है, और वो क्या साबित हो सकती है, जानलेवा। स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं, तो उन मैकेनिज्म्स को मैकेनिज्म्स ऑफ होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो इसमें अभी हमने जो है पीछे पढ़ लिया, किसको, थर्मोरेगुलेशन को पढ़ा और ओस्मो रेगुलेशन को पढ़ा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म एक्सक्रीशन की तरफ जा रहे हैं। एक्सक्रीशन, एग्जिट, एक्स से एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है खारिज करना, बाहर निकालना। एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन एक मैकेनिज्म है होम्योस्टेसिस का, ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के वेस्ट मटेरियल्स को। अब वेस्ट मटेरियल्स क्या होते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं वेस्ट मटेरियल्स की। तो वेस्ट मटेरियल क्या होते हैं, हम खुराक खाते हैं, खुराक डाइजेस्ट होती है, उससे हमें एनर्जी मिल जाती है। जो एनर्जी हमें नहीं चाहिए होती वो ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में, हमारे जिगर में सेव हो जाती है। लेकिन कुछ एनर्जी का, कुछ फूड का पार्ट ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो किस में आ जाता है, वेस्ट मटेरियल्स में आ जाता है। किस में आ जाता है, वेस्ट मटेरियल में। तो अब उन वेस्ट मटेरियल को अगर बॉडी में पड़ा रहने दें तो वो क्या हो सकता है, हमारे जिस्म के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो उन वेस्ट मटेरियल्स को निकालने के लिए एक मैकेनिज्म जो इस्तेमाल करते हैं, जो एक मैकेनिज्म काम करता है, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। वो क्या है, एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का अमल जो है वो किस तरह टेक प्लेस होता है, किस तरह जो है वो वकूअ पज़ीर होता है, उसकी बात की जाए अगर, इट टुक प्लेस थ्रू वाटर। वाटर जो है वो एक्सक्रीशन के लिए एसेंशियल है। स्टूडेंट्स, वाटर जो है, जैसे खुराक जो हमारी डाइजेस्ट नहीं हुई होती, वेस्ट मटेरियल जो हैं जब हमारी इंटेस्टाइन में से गुजर रहे होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं ज़्यादातर, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब गुजर रहे होते हैं तो इनको सेक्रीशंस चाहिए होती हैं, सेक्रीशंस चाहिए होती हैं ताकि ये क्या कर सके, आसानी से मूव कर सकें। तो ये अगर हम लोग पानी ज़्यादा मिकदार में नहीं पीते तो एक्सक्रीशन भी खारिज नहीं होती, सेक्रीशन जो है वो खारिज नहीं होंगी, तो इस तरह एक्सक्रीशन का अमल जो है वो नहीं होगा। तो सबसे पहले वाटर इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर एक्सक्रीशन, वाटर जो है वो एसेंशियल है। अब वेस्ट मटेरियल में हमारे पास आता क्या क्या है, अमोनिया आ जाता है, यूरिया आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है, ये सारी हमारे वेस्ट मटेरियल्स हैं। यूरिक एसिड जो है वो अगर जमा होता जाए तो उससे जो है नी ज्वाइंट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, गंठिया जिसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है स्किन। स्किन किस तरह एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है, स्किन जो है उसमें होते हैं स्वेट ग्लैंड्स। क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, और उससे क्या आता है, स्वेट, पसीना। पसीना क्या, जब पसीना आता है हमें तो उससे क्या होता है, डिफरेंट तरह के जो साल्ट, डिफरेंट तरह का वाटर भी क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है। उसके बाद किडनीज, गुर्दे। गुर्दे क्या करते हैं, गुर्दे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूरिनेशन में। यूरिनेशन का मतलब है पेशाब, यूरिन बनने का अमल। तो यूरिन के दौरान क्या होता है, सारा वेस्ट मटेरियल ही बाहर निकल रहा होता है। उसके बाद बात की जाए कि ये जो मैकेनिज्म्स हमने पढ़े, कंपोनेंट्स के मैकेनिज्म, उनको कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको पहले बताया कंट्रोल सिस्टम्स हैं। कंट्रोल सिस्टम्स उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन को अगर देखें हम लोग,
द सिस्टम डैट कंट्रोल एंड हेल्प द बॉडी इन नॉर्मल फंक्शंस। नॉर्मल फंक्शंस में जो सिस्टम, जो भी सिस्टम बॉडी की मदद करता है वो क्या है, कंट्रोल सिस्टम। अब वो कंट्रोल सिस्टम कूलिंग कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है, हीटिंग कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है, कार्डिक कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है, पल्मोनरी कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है। देयर आर नंबर्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट इन आवर बॉडी दैट आर फंक्शनिंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एंड दैट स्पेसिफिक टास्क इज होम्योस्टेसिस। सो उसके बाद बात की जाए, अगर ये आपकी बुक पे डायग्राम बनी हुई है इस तरह, अब ये क्या है, हमारे पास एक सेल है, एक क्या है, सेल। अब सेल को कंट्रोल करने के लिए ये सी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कंट्रोल, कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। तो पहले भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट और ये सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। अब एक्स्ट्रा सेलुलर में इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे कोई भी चीज़ जानी है तो वो ज़रूरत के मुताबिक जानी है, ज़रूरत। स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करता चलूँ कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो डिपेंड होता है, वो मुहताज होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। मेरे जिस्म का जो इन्वायरमेंट है इंटरनल, वो मुहताज है बाहर के इन्वायरमेंट में। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हीट वेव चलती है, तो मुझे बुखार हो जाता है, क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो जो है मुहताज नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है इंटरनल पे, इंटरनल डिपेंडेंट है एक्सटर्नल पे। उसके बाद बात की जाए इन कंट्रोल सिस्टम को किस मैकेनिज्म के तहत कंट्रोल किया जाता है, तो सारे जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता है। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हमें डिटेक्शन होती है कि आया कोई चीज़ अपने कंट्रोल सिस्टम से अबव जा रही है या बिलो जा रही है। तो अबव और बिलो की बुनियाद पे ही उसकी दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म नाम से जाहिर है, इसमें क्या होगा, अप हो जाएगा, कोई भी अमल है उसका स्टिमुलस उसको क्या कर देगा, तेज कर देगा, जबकि इसमें क्या होगा, डाउन हो जाएगा। अब हमारी बॉडी के ज़्यादातर जो सिस्टम्स होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए काम करते हैं। उसकी स्टूडेंट सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको यूं देता हूं, एक एथलीट जब दौड़ लगाता है, रनिंग करता है, तो उसका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इसी तरह उसकी जो सांस लेने की रफ्तार है वो भी क्या हो जाती है, तेज़। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या हो गया, नॉर्मल से क्या हो गया, 15 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं हम 1 मिनट में, तो इससे क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब इससे जब ज़्यादा होगा तो वो बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदायक। तो उसको कम करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए एक ऐसा सिस्टम मौजूद है, कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम है, जो क्या करता है, उसको 15 से 20 तक लाने के लिए काम करता है। तो वो क्या करेगा, उसका जो लेवल बढ़ा हुआ है उसको दोबारा डाउन कर देगा। तो डाउन करने से क्या होगा, वो अपने नॉर्मल लेवल की तरफ आ जाएगा। तो यूं ये कौन सा सिस्टम है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव मैकेनिज्म के जरिए इसको कंट्रोल किया जाता है। लेट्स सपोज अगर इसी एग्जांपल में अगर 15 से 20 दफ़ा से सांस लेने की रफ्तार 30 दफ़ा हुई थी, तो अगर इसको और अप लेके जाया जाता तो इससे हमारी डेथ हो सकती थी। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म यूजुअली बॉडी के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक। हाँ, कुछ हद तक इनका फ़ायदा भी है। फॉर एग्जाम्पल लेबर कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं, इसके अलावा जो सकलिंग होती है, बेबी सकलिंग, उसमें भी ये क्या है, अपना जो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो बॉडी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी आर वर्किंग विद नेगेटिव कंट्रोल फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आज पढ़ा हमने उसको जो है पढ़िएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज़।